साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक है आपका यूनिट 5 का मध्य प्रदेश एवं भारतीय राज्य व्यवस्था। तो मध्य प्रदेश एवं भारतीय राज्य व्यवस्था की कितनी तैयारी है आपकी, कितनी आपने प्री की, कितनी आपने मेंस की तैयारी की है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यूनिट 5 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। देखिए अभी आपके पास में इतना समय है कि आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक आपका एग्जाम आने वाला है, और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, ठीक है। और आपकी कमियों को भी आपको बताएगी कि कहाँ पर आपकी कमियां हैं, कौन से सब्जेक्ट में। और हम हर एक यूनिट की प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं वो सारे वीडियो, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यूनिट 9, यूनिट 8, यूनिट 7, 6, 5, हर एक यूनिट की आपको वहां पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 1, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक बदला नहीं गया है? यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद अभी तक उस राज्य की राजधानी का नाम नहीं बदला गया है। कौन सा ऐसा राज्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है बी, यानी कि जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य है उसकी राजधानी का नाम अभी तक नहीं बदला गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में। चलिए कुछ जानकारी देते हैं। देखिए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया है। हालांकि तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी होगी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को बनाया जाएगा, ठीक है। तो 10 वर्षों के बाद जो है अमरावती को नई राजधानी आंध्र प्रदेश की बनाया जाएगा। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो वर्तमान में जो है वो हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है, और 1947 के बाद अभी तक इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। जो भी नए फैक्ट आपको यहाँ पर मिलते जा रहे हैं, आपको टिक मार्क करके उसको लिखते जाना है। ये आपके रिवीजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, ठीक है। और एक स्ट्रेटजी के थ्रू अगर आप काम करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए काम करेंगे, तो निश्चित ही आपको 2020 और 2021 की एमपीपीएससी में सफलता मिलना तय है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास में? अगर किसी राज्य को भारतीय संघ में मिलाना चाहते हैं तो ये अधिकार किसके पास में है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के पास में है, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के पास में है, ऑप्शन सी है संसद को प्राप्त है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार आपकी संसद को प्राप्त है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन से अनुच्छेद के अनुसार। देखिए तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 2 के अनुसार वह नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश कर सकती है। तो आर्टिकल 2 कहता है किसी भी नए राज्य को भारतीय संघ में अगर प्रवेश कराना है तो ये अधिकार संसद के पास में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। और कितने नंबर आपके आए हैं ये भी आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 1 से लेकर के 10 तक नंबर आपको अपनी कॉपी में डाल लेना है, रोज रोज नहीं कहना पड़े। या आप 1 से लेकर के 10 तक नंबर डाल लीजिए। जो भी आपको आपके प्रश्न जो भी सही होते जा रहे हैं उनके लिए 1 नंबर देते चलिए, और गलत को 0 मार्क करते चलिए, और लास्ट में आप बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं। चलिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय की बात की जा रही है। ऑप्शन ए है परमादेश, ऑप्शन बी है अधिकार प्रच्छा, ऑप्शन सी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रतिषेध। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आपने आंसर तो टिक कर ही लिया होगा। सही आंसर सी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी कर सकता है उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है? तो व्यक्ति को सशरीर 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करने की मांग करना ही आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अब देखिए ये तो हो गया अनुच्छेद 226 के अनुसार, तो आपके उच्च न्यायालय ने आपको ये मतलब अधिकार दे दिया। लेकिन अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ये रिट जारी कर सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 32 को ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों अनुच्छेद जो हैं वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है एक है उत्पीड़न का अधिकार, ऑप्शन बी है समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, ऑप्शन सी है कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन का जो अधिकार है वो हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो फिर सर ये अधिकार किसके अंतर्गत आता है? चलिए वो भी आपको बता देते हैं। देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक भाग है, यानी कि डीपीएसपी का पार्ट है यह, ठीक है। अनुच्छेद 39 घ के अनुसार यह प्रावधान किया जाता है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 39 घ जो है वो ये मतलब आपको अधिकार देता है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा स्त्री और पुरुष दोनों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5।
अर्जुन सिंह को प्रथम बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किस वर्ष चुना गया था? ऑप्शन है 1978, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1972 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1984। तो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था का यह प्रश्न है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 1980 में जो है अर्जुन सिंह को प्रथम बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया था। अब इनका मुख्यमंत्री काल जो है वो बहुत कारणों से चर्चा में रहा है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कौन कौन से वो कार्य हैं। देखिए, अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए 1980 से 85 तक, पहला कार्यकाल 1980 से 85 पूरा 5 साल का कार्यकाल। उसके बाद 1988 से 89 2 बार ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। इन्हीं के समय 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट जो है गैस की त्रासदी हुई थी। तो मिक गैस जो है वो 1984 के दौरान 83-84 में जो है यहाँ पर रिसाव हुआ था। कहाँ पर? भोपाल गैस त्रासदी के नाम पर इसे जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के कार्यकाल को चंबल के बागियों के आत्मसमर्पण का भी कार्यकाल कहा जाता है। तो चंबल के बागियों का सबसे ज्यादा आत्मसमर्पण जो है वो अर्जुन सिंह के ही कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश के किस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं? ऑप्शन ए है बालाघाट, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी देवास या फिर ऑप्शन नंबर डी है इंदौर। तो किस लोकसभा क्षेत्र से आती हैं मध्य प्रदेश लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष यानी कि श्रीमती सुमित्रा महाजन? आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर डी, यानी कि इंदौर लोकसभा क्षेत्र से आती हैं सुमित्रा महाजन जी। आइए इनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, सुमित्रा महाजन भारतीय राजनेत्री हैं। देखिए, जो पुरुष होता है उसे राजनेता कहा जाता है और जो स्त्री होती है उसे राजनेत्री कहा जाता है। आपके हिंदी में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, लोकसभा की दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र से आती हैं। कहाँ से? तो इंदौर लोकसभा क्षेत्र से ये आती हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की 16वीं लोकसभा में सांसद रह चुकी हैं। तो 16वीं लोकसभा में ये जो है सांसद थी कौन? सुमित्रा महाजन जी। इनके 2 नाम विख्यात हैं। पहला नाम है सुमित्रा महाजन को ताई भी कहा जाता है और सुमित्रा महाजन को दीदी के नाम से भी, सुमित्रा दीदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं और इंदौर का नाम भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री कितने दिनों तक रह सकता है? यानी संसद का तो सदस्य नहीं है, लेकिन बाहर से प्रधानमंत्री ने उसको बुलाया है और केंद्रीय मंत्री नियुक्त कर दिया है। अब वो कितने दिनों तक बिना संसद सदस्य बने हुए केंद्रीय मंत्री रह सकता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 माह, ऑप्शन सी है 3 माह, ऑप्शन डी है 1 माह। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 6 माह तक वो सदस्य रह सकता है। आइए दिखाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री परिषद का प्रधान होता है, आपको पता ही है। उसे अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्ति को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर के कार्य कर सके। वह संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री बना सकता है, परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य हो गया। अनुच्छेद 75(5) ये जानकारी देता है। तो आर्टिकल 75(5) के अनुसार जो बाहर से मंत्री अगर हम बनाते हैं तो उसको 6 माह के भीतर भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो भारत के किस राज्य का लोकसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? यानी सबसे ज्यादा जो लोकसभा प्रतिनिधि हैं वो भारत के किस राज्य से जाते हैं? यही आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है ए, यानी कि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक जो है लोकसभा के प्रत्याशी जाते हैं। राज्यसभा के भी प्रत्याशी जो है उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज्यादा जाते हैं। देखिए, तो उत्तर प्रदेश लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व क्रमशः 30 और क्रमशः 80 और 31 भेजता है। देखिए, 80 तो लोकसभा सदस्य हैं और 31 राज्यसभा सदस्य उत्तर प्रदेश से जाते हैं। ठीक है, अन्य राज्यों की बात कर लेते हैं जो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं। तो बिहार से 40 लोकसभा सदस्य जाते हैं, मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा सदस्य जाते हैं और पश्चिम बंगाल से 42 लोकसभा सदस्य जाते हैं। तो अन्य राज्यों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश वाला तो महत्वपूर्ण है ही आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 9, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? यानी कि अगर धन विधेयक की बात करते हैं तो इसका निर्णय कौन करेगा कि वो विधेयक धन विधेयक ही है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी है मुख्यमंत्री। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। किस आर्टिकल के अनुसार? तो अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका निर्णय किया जाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। ठीक है, और उसी का जो निर्णय है वो सर्वमान्य भी होता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों से आगे निकलते चलेंगे और यही हमारा ध्येय है, यही हमारा उद्देश्य है कि आपको अन्य लोगों से आगे निकालना, जिससे आपका श्योर सिलेक्शन हो सके एमपीपीएससी में। देखिए, राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी एम वेंकैया नायडू या फिर ऑप्शन नंबर डी है मीरा कुमार। तो वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है? आइए देखते हैं।
सही आंसर सी यानी कि एम वेंकैया नायडू जो हैं, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, वही राज्यसभा के सभापति भी हैं। आइए देखते हैं किस अनुच्छेद के अनुसार ऐसा कहा गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89(1) यानी कि 89(1) में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अतः वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू जी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, तो वो सीधे सीधे राज्यसभा के सभापति अपने आप ही बन जाएंगे, क्योंकि अनुच्छेद 89(1) यह कहता है कि जो राज्यसभा का सभापति होगा वो भारत का उपराष्ट्रपति ही होगा। ठीक है, तो भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है किसका? राज्यसभा का। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बार बार रिपीट होकर के आपके प्रश्न पत्र में आ रहे हैं। यूपीपीसीएस में कई बार पूछे गए, एमपीपीएससी में कई बार पूछे गए, यूपीएसआई में कई बार पूछे गए हैं। तो यार ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और हर एक यूनिट की हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। साथ ही साथ में आपको बता दें कि यूनिट 8 की जो प्रैक्टिस सेट है वो सुबह 7:30 बजे 360 डिग्री करंट अफेयर्स के नाम से आपके सामने आती है, जिसमें हम एमपी करंट अफेयर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं सबको कवर करते हैं और डिटेल में जानकारी देते हैं। तो अभी आप डेली उस क्लास को लीजिए, डेली सुबह 7:30 बजे आपको देखने को मिलती है। उस क्लास को अगर आप डेली लेते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपका यूनिट 9 जो है वो अभी से ही क्रिस्टल क्लियर होता चलेगा, और जब आपका एग्जाम आएगा तब तक आप यूनिट 8 को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि एनिमेशंस और फोटोज़ के माध्यम से हम सारी चीज़ें वहाँ पर कराते हैं। तो एनिमेशन या फोटोज अगर आप बार बार देखते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं। ठीक है, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, आज भी हमने अपलोड किया है, जाकर के जरूर देखिए। इसी वीडियो के जो है आपको जस्ट नीचे या फिर चैनल के अंदर जरा सा विजिट कीजिए आप, तो दूसरे नंबर की जो वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाएगी 360 डिग्री करंट अफेयर्स के नाम से। आज उसका 34वां पार्ट अपलोड किया गया है। तो ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।